मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में अध्याय 11 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली 4 क्लास में प्रश्नावली 11-3 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में अध्याय 11 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जाए सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो प्रश्न 1 देख लो, यहां पर बताया गया है, दिखाइए कि मूल बिंदु से बिंदु 211 मिलाने वाली रेखा बिंदुओं 351 और 431 से निर्धारित रेखा पर लंब है। तो हमको क्या सिद्ध करना है? रेखाएं लंब हैं, ये सिद्ध करना है। हम आपको 3 मेथड से इसको लगवाएंगे और पहले आपको मौखिक बता देते हैं मेथड, उसके बाद लगवाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे देख लो, मेथड फर्स्ट की जब हम बात करेंगे सदिश रूप के लिए, मेरे प्यारे बच्चों आपने एक शर्त याद की थी। प्रश्नावली 11.2 की बात कर रहे हैं। अगर 2 रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तब आपने शर्त याद की थी वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 बराबर 0। अब मेरे प्यारे बच्चों मेथड 2 देख लो। कार्तीय रूप में, तो मेरे प्यारे बच्चों कार्तीय रूप में भी आपको याद है, जब 2 रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तब आपने शर्त याद की थी a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2 बराबर 0। और मेरे प्यारे बच्चों 2 मेथड आपने सीखे थे। अगर हम बात करें प्रश्नावली 11.2 की, प्रश्न 2 लगवा चुके थे, कंप्लीट आपको मिल जाएगी प्रश्नावली 11.2 प्ले लिस्ट में, और लिंक भी इस वीडियो में डाल देंगे, दिक्कत नहीं आएगी। मौखिक बताते हैं आपको। तीसरा मेथड देख लो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे मेथड में क्या होगा? तो यहां पर क्या होगा, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, दिक् अनुपात निकालते हैं। तीसरे मेथड में डायरेक्ट हम क्या निकालते हैं? तीसरे मेथड में दिक् अनुपात। दिक् अनुपात जब पता हो जाते हैं तो आपको मेरे प्यारे बच्चों यही आपको शर्त उठा लेनी है, कार्तीय रूप वाली। कहने का मतलब है इतना लेके चलना होता है और बराबर 0 निकाल देना होता है। तो रेखाएं कैसी होती हैं? परस्पर लंबवत होती हैं। सदिश रूप की बात करें तो इतना लेके चलना पड़ता है और 0 निकाल देना होता है। पहले मेथड में क्या होगा, आपको रेखाओं के सदिश समीकरण निकालना पड़ेंगे, तब आपको वेक्टर v1 और वेक्टर v2 सदिश मिलेगा। अगर मेथड 2 की बात करें तब आपको कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण निकालना पड़ेंगे, उसके बाद आपको दिक् अनुपात मिल जाएंगे दोनों रेखाओं से, तब आपको यह शर्त यूज करना पड़ेगी। तीसरा मेथड में क्या होगा, डायरेक्ट ही दिक् अनुपात निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने पाठ 10 कंप्लीट किया तो आपको पता है अगर ये 2 बिंदु आपको दिख रहे हैं तो क्या होता है, 4 में से 3 को घटाते हैं तो हमको मिल जाता है, 3 में से 5 को घटाते हैं, -1 में से -1 को घटाते हैं तो हमको दिक् अनुपात मिल जाते हैं। पाठ 10 जरूर कंप्लीट करना है पहले, उसके बाद ही आप पाठ 11 कंप्लीट करना है। और विविध प्रश्नावली में क्या होता है आपको पता है, प्रश्नावली 11.1 और प्रश्नावली 11.2 और प्रश्नावली 11.3 आपको पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि विविध प्रश्नावली में जो प्रश्न होते हैं वो मिक्स होते हैं। सबसे पहले यही पहचानना पड़ता है कि विविध प्रश्नावली का जो प्रश्न है या फिर जो उदाहरण है किस प्रश्नावली में हल कर चुके हैं इस प्रकार का प्रश्न या फिर इस प्रकार का उदाहरण। जैसे प्रश्न 1 की हम बात करें, 11.2 में प्रश्न 2 आप हल कर चुके हो, लेकिन फिर भी हम आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चा प्रैक्टिस करता है हम ये वादा करते हैं उसी बच्चे के गणित में 100 में से 100 आते हैं। कुछ बच्चे होपलेस हो जाते हैं
कि सर इतना तैयार करने के बावजूद भी हमें डर लगता है। डर लगता है, ये सब लगता है, सबको लगता है डर। एक जो टॉपर बनता है उसके भी दिमाग में यही होता है कि कहीं फेल ना हो जाए। एक शब्द उसके दिमाग में बैठा होता है, चाहे वो टॉपर क्यों ना बन जाए, कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। तो आपकी बात अलग है। तो इतना सब सिखाने के बाद में फिर भी आपको डर लगता है, गलत बात है मेरे भाई। आपको कई एक मेथड से बताते हैं प्रश्न को, पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा कि ये प्रश्न कितने तरीके से लगता है। वो 50 रुपए के टीचर होते हैं, वो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। हम भविष्य नहीं खराब कर रहे हैं, हम आपको टॉपर बना रहे हैं। अगर टॉपर ना बनाते, अगर आपके 100 में से 100 ना लग पाते, तो हमें एक ही मेथड से करवा देते इसको, इसका ढिंका चिका हो जाता। लेकिन हम आपको ज्यादा से ज्यादा मेथड सिखाते हैं, इसीलिए कि प्रश्न को या फिर उदाहरण को कैसे आपको तोड़ना है, रीजन बताते हैं। और यहां पर हम आपको 3 मेथड से इसको लगवाएंगे। आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, फ्री में आपको बता रहे हैं भाई। जो आपसे पैसे ले लेते हैं वो भी 3 मेथड नहीं बताएंगे, यहां तो फ्री में आपको बता रहे हैं। तो देख लो यहां पे प्रश्न 1 का हल। पहला मेथड, सीखते रहना है, टाइम चाहे जितना लग जाए, गणित को हलवा बनाना सीखो, हलवा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहला मूल बिंदु आपको दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है। तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण, फार्मूला याद होगा, बताते हैं। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए, ठीक है ना। ये फार्मूला लगता है जब 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण आप निकालोगे, तो यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर वी की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको वेक्टर ए का सदिश और वेक्टर वी का सदिश लिख लेना है। अब कैसे लिखोगे इसकी भी जानकारी दे देते हैं। पहले जो बिंदु है उससे वेक्टर ए का सदिश मिलेगा, जो बाद में बिंदु है उससे वेक्टर बी का सदिश मिलेगा। तो ठीक है, मूल बिंदु, तो मेरे प्यारे बच्चों मूल बिंदु इसी को बोलते हैं। तो दिक् अनुपात है, तो दिक् अनुपात से हम सदिश बना लेते हैं। अब बाद वाले से 211 से वेक्टर बी सदिश बना लो। जैसा पढ़ रहे हैं ऐसा ही पढ़ना है और ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, दिक्कत नहीं आएगी, उड़ेगा गर्दा भाई। अब आपको हिंदी लिखना है फार्मूले की, तो यहां पे लिखवा देते हैं बिंदुओं वेक्टर ए व वेक्टर वी से होकर जाने वाली रेखा का सदिश रूप में समीकरण। हिंदी लिख लो फार्मूले की, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए, ठीक है ना। इतना आप लोग लिख लो। अब आपको मान रख लेना है, ठीक है, वेक्टर ए का सदिश और वेक्टर वी का सदिश। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो, यहां पे वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए 0i कैप 0j कैप प्लस का 0k कैप प्लस का लेमडा। अब आपको वेक्टर वी का सदिश लिख लेना है, 211 से लिखना है और इसमें माइनस कर देना है 0i कैप 0j कैप प्लस का 0k कैप, ठीक है ना। और ये मझला ब्रैकेट लगा लेना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको यहां पर 0 0 दिख रहा है, चाहो लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहते हो कि सर हम लिखेंगे तो लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, घटाओगे तो यही सदिश मिलेगा 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जब हम तुलना करेंगे वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस का लेमडा वेक्टर v1 से करने पर
तब आपको क्या मिलेगा, वेक्टर v1 का सदिश, जिसके मान की हमें जरूरत है। ठीक है ना। अब इसके बाद जितना काम किया है आपने इन दो बिंदुओं पर, उतना ही काम करना है बाद वाले दो बिंदुओं पर। तो ये सदिश हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बाद में हमें जरूरत पड़ेगी जब हम रेखाएं लंबवत सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। अब फिर आपको लिख लेना है इसके आगे, इसको हम रफ कर देंगे, इसके आगे ही लिखना है। ठीक है। ये बाद वाले जो बिंदु दिख रहे हैं अब सदिश यहां से बनाएंगे। कितना यहां पे रफ करेंगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, इतना हम रफ कर देते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको नहीं पड़ेगी, आप लोग लिखना। 351 से सदिश बना लो। ठीक है ना, 351 से बन गया। 431 से सदिश बना लो, बन गया। अब फिर वही काम जो अभी कर चुके हो, वेक्टर r बराबर वेक्टर a का सदिश 351 से आपको सदिश लिख लेना है, प्लस का लेमडा, और वेक्टर v का सदिश 431 से सदिश लिख लेना है, माइनस के बाद में 351 से सदिश लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी इंक फैल रही है, इसको भी हम रफ करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। वेक्टर r बराबर 351 से सदिश यहाँ से लिख लो। अब यहाँ पे आ जाओ, घटा दो, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस का 3i कैप और प्लस का 4i कैप, तो प्लस का i कैप मिलेगा, माइनस का 5j कैप प्लस का 3j कैप, माइनस का 2j कैप मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k कैप, प्लस का k कैप माइनस का k कैप, तो हमको 0 मिल जाएगा। अब आपको तुलना कर लेनी है यहाँ पे, तुलना वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस का यहाँ पे म्यू कर लो वेक्टर v2 से करने पर, क्योंकि हमें वेक्टर v1 के मान की जरूरत है और वेक्टर v2 के मान की जरूरत है, तो यहाँ पे वेक्टर v2 आपको मिल गया। यहाँ से देख लो बाद वाला सदिश। ठीक है ना। अब देखो लंब होने के लिए शर्त, इतना आप लोगों को नोट कर लेना है, b1 और b2 का सदिश मिल गया। अब रेखाएं सिद्ध हो जाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर आपको लिख लेना है नाउ, इतना काम करने के बाद वेक्टर v1 का अदिश गुणन करना है वेक्टर v2 के साथ। तो वेक्टर v1 वहाँ पे लिखा था, 211 से सदिश लिख लो, फिर अदिश गुणन करना है वेक्टर v2 के सदिश से। तो देख लो यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं, जितना बताएं उतना काम करो। तो इसका इसमें हम इंटू करेंगे, 2 मिलेगा, प्लस माइनस माइनस 2 मिलेगा, लास्ट वाला हमें 0 मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 माइनस 2 0। अगर वेक्टर v1 का अदिश गुणन वेक्टर v2 के साथ अगर 0 आता है तो मेरे प्यारे बच्चों रेखाएं कैसी हो जाती हैं, परस्पर लंबवत हो जाती हैं। तो आपको लिख देना है अतः रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। नोट कर लो, मेथड पहला समझ में आ गया होगा। अब मेथड 2 बताते हैं आपको, और किसी एक मेथड से आपको करना है जो आपको सरल मेथड लग जाए, जिसमें कम समय लग जाए, उसी को आप तैयार करना है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण पता करना है। तो यहाँ पर हमें पता है x माइनस x1 अपन a1, y माइनस y1 अपन b1 और z माइनस z1 अपन c1। पहले आपको रेखा का कार्तीय समीकरण इतना निकालना है, फिर आपको बाद में जो बिंदु दिए गए हैं, ठीक है ना, इससे दूसरी रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण निकालना है। ठीक है, यहाँ पे x1 y1 और जरूरत पड़ेगी, तो आपको हिंदी तो लिखना ही पड़ेगी। यहाँ पे बिंदुओं लिख लो, हिंदी लिख लो। तो पहला है मूल बिंदु,
वह दूसरा बिंदु क्या है 211 से होकर जाने वाले रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो आपको फार्मूला यहाँ पे लिख लेना, उसके बाद मान रख लेना है। और आपको यहाँ पर बिंदुओं, दो बिंदुओं बताया ना, तो यहाँ पर फार्मूला बदल जाएगा। कौन सा बताइए? a माइनस x1 होगा, b माइनस y1 होगा, ठीक है ना। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। तो a माइनस x1 b माइनस y1 और अंश में z माइनस z1 अपॉन c माइनस z1, ये फार्मूला लगेगा। जो यहाँ पे लिखा था वो फार्मूला समांतर के लिए लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे समांतर नहीं दिया गया है प्रश्न में, यहाँ पर आपको समांतर दिया गया है। देखो जो फार्मूला हम रफ किए हैं प्रश्न नंबर 4 में लगेगा। और देख लो, समांतर जब मिल जाए तभी फार्मूला लगता है। ये फार्मूला तभी लगता है जब दो बिंदुओं से बोल दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे x1 y1 और z1 का मान मिल जाएगा, यहाँ से a b c का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। x माइनस 0 अपॉन a का मान 2 है और x1 का मान 0 है, y माइनस y1 का मान 0 है, b का मान 1 है, ठीक है ना, और y1 का मान 0 है, z माइनस z1 का मान 0 है अपॉन c का मान 1 है, z1 का मान 0 है। तो x अपॉन 2 मिला, y अपॉन 1 मिला, z अपॉन 1 मिला। तो यहाँ से आपको दिक् अनुपात निकालना है। हमें मान की जरूरत पड़ेगी a1 v1 और c1 के मान की जरूरत पड़ेगी। तो a1 यहाँ से देख लो 211 से आपको लिख लेना है, ठीक है ना। इतना ही एक बार और काम करना है बाद वाले दो बिंदुओं से, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रफ करेंगे और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं दिक् अनुपात 211, बाद में हम इसका यूज करेंगे, इतना आप लोग नोट कर लो। अब हम रफ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम रफ कर देते हैं। अब आपको बिंदु चेंज कर लेना है। पहला 351, यहाँ पे क्या लिखना है 351। दूसरा बिंदु है 431, लिख लो, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी इंक फैल रही है, बाद में इसको हम रफ कर देंगे। तो x माइनस x1 का मान 3 है, a का मान 4 है और माइनस 3, ठीक है। y माइनस y1 का मान 5 है, अपान में b का मान 3 है, फिर माइनस 5। z माइनस z1 का मान माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन c का मान माइनस 1 है और z1 का मान रखोगे माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा सॉल्व और करते हैं। x माइनस 3 बटे 1 आएगा, y माइनस 5 बटे माइनस का 2 मिलेगा, यहाँ पे z प्लस 1 अपॉन 0 मिलेगा। तो दिक् अनुपात आपको फिर लिख लेना है। हमें a2 के मान की जरूरत पड़ेगी, v2 के मान की जरूरत पड़ेगी और c2 के मान की जरूरत पड़ेगी। तो 1 यहाँ से मिल जाएगा और v2 का मान यहाँ से मिल जाएगा, c2 का मान यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इतना नोट करो। अब करना क्या है, कार्तीय रूप में आपने रेखाओं के समीकरण निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, कार्तीय रूप में ही शर्त यूज करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे 9 लिखना है, a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2, ठीक है ना। कितने ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, 6 ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। चलो मान रखो। तो a1 का मान 2 वहाँ से देख लो और a2 का मान 1 है, फिर v1 का मान वहाँ से देख लो, v2 का मान यहाँ से देख लो, c1 का मान वहाँ से देख लो, c2 का मान यहाँ से देख लो। इसको भी रफ कर देते हैं। 211 से हमने a1 b1 और c1 के मान रख लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे माइनस का 2 मिला, लास्ट वाले से 0 मिला। तो 2 में से 2 जाएगा 0,
ठीक है ना। और बराबर 0 जब आ जाता है, रेखाएं कैसी हो जाती हैं, परस्पर लंबवत हो जाती हैं। तो आपको एक लाइन और लिखना है, ठीक है। यहां पे क्या लिखना, अतः रेखाएं परस्पर लंब हैं, लंब लिख लो चाहे लंबवत, एक ही बात है। दूसरा मेथड आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा मेथड चलाते हैं, पहले इसको हम रफ कर देते हैं, तीसरे मेथड की बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की बात नहीं है, हम आपको बताते रहेंगे। यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट ही आपको दिक् अनुपात निकालना है। देखो, पहले दो बिंदु बाद वाले दो बिंदु से रेखा खींच लेनी है, क्योंकि यहाँ पे बोला भी गया है मिलाने वाली रेखा। तो दो बिंदुओं से हमने दो बिंदुओं को जब मिलाया, एक रेखा मिल गई, ठीक है। फिर बाद में ऐसे दो बिंदुओं को मिलाया, एक रेखा मिल गई। तो पहला है मूल बिंदु और 211 है, ठीक है ना। यहाँ से आपको दिक् अनुपात निकाल लेना है, फिर बाद में इसकी बात करेंगे, पहली रेखा की बात करेंगे। दिक् अनुपात निकालो। दिक् अनुपात कैसे निकालते हो, आपको पता है, बाद वाले में से पहले वाले घटाते हैं। 1 में से 0 घटा लो, बीच वाला हो गया। अब लास्ट वाला देख लो, 1 में से 0 घटा लो, तो दिक् अनुपात हमको मिल गए 211। यहाँ पर आपको क्या करना है, A1 का मान लिख लेना है, B1 का मान लिख लेना है और C1 का मान लिख लेना है। अब बाद वाली से आपको क्या करना है, दिक् अनुपात और निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, A2 B2 और C2 पता चल जाएगा। तो पहला और दूसरा बिंदु लिख लो, बाद में दो बिंदु दिए गए हैं। तो 351 आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे 431 लिख लेना है, ठीक है ना। दिक् अनुपात निकाल लो, यहाँ से हमें जरूरत पड़ेगी। ये मेथड सरल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 4 में से 3 को घटा लो, फिर 3 यहाँ से उठा लो, बीच से यहाँ से 5 मिल जाएगा, फिर -1, फिर -1 घटाओगे +1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ से -2 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, A2 का मान 1 मिल गया, B2 का मान -2 मिल गया, C2 का मान 0 मिल गया, ठीक है। ये मेथड तीसरा है, इसमें कम टाइम लगता है। जब मान पता चल गए, अब आपको कार्तीय रूप में ही शर्त यूज करना है। नाउ A1 A2 प्लस V1 V2 प्लस C1 C2, हमें 6 ब्रैकेट ले लेना है यहाँ पे, 2 2 4 फिर 2 6। अब मान रख लो, A1 का मान 2 है, A2 का मान 1 है, B1 का मान 1 है, V2 का मान -2 है, C1 का मान 1 है, C2 का मान 0 है। अब हल करो, अंतर्शिट 0 निकाल दो, क्योंकि लंब में आपको 0 ही निकालना है। पहले हम इसको रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो, 2 मिला, यहाँ से -2 मिला, लास्ट वाले से 0 मिला, 2 - 2 क्या मिला, 0। तो मेरे प्यारे बच्चों 0 आ गया। रेखाएं कैसी हैं, परस्पर लंबवत हैं। तब आपको यहाँ पे लिख देना है, अतः रेखाएं परस्पर लंबवत हैं या फिर लंब हैं। पहले प्रश्न का गर्दा उड़ाया 3 मेथड से, तो तीसरा मेथड तैयार करना है, क्योंकि तीसरा मेथड जब तैयार करोगे इसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, देख लो वहाँ पे क्या दिया गया है, क्या हमसे मांगा गया है, ये देख लो। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर डाल देते हैं। फार्मूले आपको रट्टा लगाना ही लगाना है। प्रश्नावली जो आपने कंप्लीट की है, ये तो विविध प्रश्नावली है, फिर भी हम कोशिश यही करेंगे, आपको फार्मूला हर एक प्रश्न हर एक उदाहरण में आपको बताएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न चल रहे हैं, तो देख लो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2। यदि दो परस्पर लंब रेखाओं की दिक् कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हो, तो दिखाइए कि इन दोनों पर लंब रेखा की दिक् कोसाइन ये फिर ये सिद्ध करना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि दिखाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2
लिखा है। इसका मतलब क्या है, दो रेखाओं की दिक् कोसाइन है। ठीक है, पहली रेखा की L1 M1 N1, दूसरी रेखा की L2 M2 N2। कुछ नहीं करना है, आपको सदिश बना लेना है। पहले देख लो, जैसा हल करवाएं वैसा ही हल करना है। वेक्टर ए का सदिश ले लो, दिक् कोसाइन से बना लो। L1 M1 N1, तो L1 I कैप प्लस का M1 J कैप प्लस का N1 K कैप। अब आपको वेक्टर V का सदिश और बना लेना है दूसरी रेखा की दिक् कोसाइन से, तो L2I कैप प्लस का M2 J कैप प्लस का N2 K कैप। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बताया है आपको सिद्ध करना है 1 2 3 दिक् कोसाइन, लेकिन लंब रेखा की। तो लंब रेखा की, तो पहले आपको क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकालना है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अभी आपने कहा कि सर यहाँ पर रेखा पर जब आपने रेखाएं सिद्ध की थी तब आपने फार्मूला लगाया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यही लगाया था। कहने मतलब है ये तो पाठ 10 में हम यूज करते थे, लेकिन पाठ 11 में वेक्टर V1 डॉट वेक्टर V2 लंब के लिए यही यूज करते थे। अब यहाँ पर हम ये यूज कर रहे हैं। अब हम आपको अंतर बताते हैं। जब आपको साधारण सदिश मिल जाते हैं, साधारण, तब आपको ये कंडीशन यूज करना होती है अदिश गुणन की। लेकिन यहाँ पर आपको दिक् कोसाइन से आपने सदिश बनाए। जब भी दिक् कोसाइन से सदिश आपने बनाए तब आपको लंब के लिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का ही मान निकालना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना है आपको। दिक् कोसाइन से अगर सदिश बना रहे हो तो लंब के लिए इसका मान आपको निकालना है, और उसी से आपको ये 3 आंसर शीट सिद्ध कर देना है। ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आई कैप जे कैप और के कैप अब रख लो। वेक्टर ए का सदिश दिख रहा है तो दिक् अनुपात ले लो L1 M1 और N1। वेक्टर V का आपको दिख रहा होगा सदिश, तीसरी पंक्ति लिख लो दिक् अनुपात से L2 M2 और N2। प्रसार करने पर किसके सापेक्ष, जिस पंक्ति में आपको आई कैप जे कैप के कैप दिख रहा है उसी के सापेक्ष आपको प्रसार करना है। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष आप प्रसार करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई कैप उठा लिया, इसकी पंक्ति और स्तंभ छुपा लो। अब इसका इसमें इंटू कर लो, तो M1 N2 माइनस इसका इसमें इंटू करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, M2 N1। ठीक है ना। अब माइनस का जे कैप उठा लो, तो मेरे प्यारे बच्चों जे कैप की पंक्ति और स्तंभ छुपा लो। छुप गया, इसका इसमें इंटू कर लो, तो L1 N2 माइनस इसका इसमें इंटू करोगे तो क्या निकलेगा, L2 N1। ठीक है ना। अब लास्ट वाला उठा लो के कैप, इसकी पंक्ति और स्तंभ छुपाना, इसका इसमें इंटू कर लो, तो L1 M2 माइनस इसका इसमें इंटू करोगे तो L2 M1 आपको मिलेगा। अब आपको सही से लिख लेना है M1 Mn, तो Mn से लिखा है। ठीक है, 12 21, तो 12 21 ठीक है। ये देखो N L, N पहले L बाद में, तो आपको क्या करना है, माइनस से इंटू करना है, और इस वाले पद को पहले इस वाले पद को बाद में, लेकिन N पहले हो और N बाद में हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो M1 N2, ठीक है, ये सही लिखा है तो एट आपको लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस से इंटू कर लो, तो N पहले ले लो N1, फिर L2 माइनस N2 L1 और जे कैप। अब यहाँ पे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लो लास्ट में LM, ये भी ठीक लिखा है, केवल और केवल दूसरा सही लिखा। इसकी फॉर्म पहले से ही मैच हो गई थी। ठीक है, इसको एटिटीज लिख लो L1 M2 माइनस का L2 M1। अब यहीं से आपको बता देना है लंब रेखा की दिक् कोसाइन इतनी 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 है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको लिख देना है, अतः लंब रेखा की दिक् कोसाइन, क्या लिखना है यहाँ पे,
लंब रेखा की दिक कोसाइन। यहाँ से उठा लो m1 n2 माइनस का m2 n1, कामा करके लिख लो n1 l2 माइनस का n2 l1, और अब लास्ट वाली लिख लो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिखना है ये l1 m2 माइनस का l2 m1। अब आप कहोगे कि सर आपने फार्मूला नहीं लगाया। यहाँ पे सदिश तो पता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। आपने पाठ 10 में क्या सीखा था? जब दिक कोसाइन आपने निकाले थे। बताते हैं, कन्फ्यूजन दूर करते हैं, कन्फ्यूजन दूर करते हैं। जैसे आप कहोगे कि सर आपने तो वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, ये सदिश था, पार्ट 10 की बात कर रहे हैं। तब आपने यल बराबर लिखा था एक्स अपान मोड आर, कहने मतलब है एक्स अपान रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। जब सदिश मिलता था तो सर आपने ऐसे करके यल निकलवाया था, एम निकलवाया था और एन निकलवाया था। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया ये साधारण सदिश है। क्या है? साधारण सदिश है। तब ऐसा हमने बताया था कि फार्मूला आपको लगाना है, लेकिन यहाँ पर आपने दिक कोसाइन से ही सदिश बनाए थे, दिक कोसाइन से ही सदिश बनाए थे। इसीलिए हमने जब दिक कोसाइन से सदिश बनाए थे तो दिक कोसाइन डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिख लेना है। ये फार्मूला यूज नहीं होगा इसमें। ये फार्मूला तभी यूज होगा जब आपको साधारण सदिश मिल जाता है। दिक कोसाइन से जब बनाओगे तो डायरेक्ट ही आपको सदिश बनाना है और डायरेक्ट ही आपको दिक कोसाइन बता देना है। ये कन्फ्यूजन था जो हमने आपका दूर किया। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न 3 की बात करेंगे तो देख लो प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला। उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक अनुपात, ये 3 दिए गए हैं, फिर बाद में 3 दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 हमने आपको मेथड 3 बताया था ना, उसमें हमने दिक अनुपात निकाले थे, तो यहाँ पे दे दिए गए पहले से। तो जब दिक अनुपात दे दिए गए और रेखाओं के मध्य कोण आपको ज्ञात करना है, तो भाई मेरे हमें कार्तीय रूप का फार्मूला यहाँ पे लगा लेना है। क्यों? क्योंकि कार्तीय रूप में जो फार्मूला होता है रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए, इस फार्मूले में मेरे प्यारे बच्चों हमको दिक अनुपात की जरूरत पड़ती है, जो हमको दिक अनुपात दे दिए गए। तो ये फार्मूला आपको लगाना है। मेरे प्यारे बच्चों, सदिश रूप का जो फार्मूला है वो भी देख लो। cos थीटा बराबर होता है वेक्टर v1 का अदिश गुणन वेक्टर v2 के साथ अपान में वेक्टर v1 का मापांक वेक्टर v2 का मापांक, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रेखाओं के अगर समीकरण मिल जाते प्रश्न में सदिश रूप में, तब इस फार्मूले को यूज करते हैं। इस फार्मूले को आप तभी यूज करना जब आपको दिक अनुपात डायरेक्ट निकालना हो या फिर दिए हो। तो यहाँ पे दिक अनुपात साफ साफ दे दिए गए हैं, तो मेहनत कम करो ना, लगेगा इससे भी। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे हमने रेखाओं के सदिश समीकरण निकाले थे प्रश्न नंबर 1 में, आपको निकालना पड़ेंगे, उसके बाद ये फार्मूला लगेगा। बहुत टाइम लगेगा इस फार्मूले में, लेकिन इस फार्मूले में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहला प्रश्न आपको सही से सीख लेना है, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो तीसरे मेथड में जो हमने आपको बताया था प्रश्न नंबर 1 में, वही यहाँ पे करना है। तो ठीक है, लिख लो दिक अनुपात। तो मेरे प्यारे बच्चों, A1, V1 और C1 आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल लेटर में आपको मिल गए हैं ABC। तो कैपिटल A1, कैपिटल V1, कैपिटल C1 से आपको लिखना है दिक अनुपात, ठीक है ना। जब आपको स्मॉल लेटर में प्रश्न में मिल गए हैं तब आपको कैपिटल लेटर से लिखना है दिक अनुपात, ये भी ध्यान रखना है।
चलो मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी, पहले में क्या लिख लो, ए वी सी। अब यहाँ पे क्या लिख लो, बी माइनस सी, ठीक है ना, सी माइनस ए, फिर ए माइनस बी। कार्तीय रूप से आपको निकालना है बीच का कोण, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कार्तीय रूप से। लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। तो cos थीटा बराबर कैपिटल लेटर्स में लिखना है a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट में आपको लिखना है a1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। सेकेंड रूट में लिखना है a2 का स्क्वायर, कैपिटल लेटर में लिखो मेरे भाई v2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मान रखेंगे और बीच का कोण निकालेंगे थीटा के मान से। तो cos थीटा बराबर यहाँ पे देख लो a1, ठीक है, a इंटू बी माइनस सी, मान रखो जल्दी जल्दी, v इंटू सी माइनस ए, यहाँ पे रख लो प्लस c1 का मान c है, c2 का मान a माइनस बी है। अपान में पहले रूट में आपको a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख लेना है। अब दूसरे रूट में a2 v2 c2 का मान देख लो b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। रूट में ना हल करो, क्योंकि अगर अंश में हम गुणा करेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। तो अंश में 0 मिलेगा, हर में हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो तो 0 ही लिख देना है आपको। आगे बढ़ते हैं। cos थीटा बराबर गुणा करेंगे a का बी सी में, तो ए बी माइनस का सी है, v का कर लो तो वी सी माइनस का ए बी, फिर इस ब्रैकेट में c का कर लो सी ए माइनस का वी सी। अपान में पहले रूट में आपको क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरे रूट में v माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब मापांक यूज करते रहना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। cos थीटा बराबर अगर देखा जाए ए बी प्लस का है ए बी माइनस का है, कैंसिल हो गया, बी सी प्लस का है बी सी माइनस का कैंसिल हो गया, सी ए प्लस का है सी ए माइनस का है कैंसिल हो गया। अंश में मिला 0। अपान में पहले रूट में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दूसरे रूट में v माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना लिख लेना है। अब अंश में 0 है मेरे प्यारे बच्चों और हर में कुछ भी हो, हाथी बंदर घोड़ा, तो आंसर शीट आपको 0 लिख देना है, क्योंकि ये आपको पहले से ही पता है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देख लो यहाँ पे cos थीटा बराबर 0, चाहो तो मापांक यूज कर लो, अब मापांक हटा लो। अब बताओ cos की टेबल में हमें मिला है cos कितने का मान होता है 0। अगर बात करें आपसे 90 की, तो cos 90 अंश का मान होता है 0, तो cos से cos हटा लेना है, 90 अंश लिख देना है। नोट कर लो, इसका गर्दा उड़ गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम नंबर चेंज करेंगे। देख लो प्रश्न नंबर 4 में x अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मूल बिंदु से जाने वाली, हिंदी आपको ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी से ही फार्मूला बनेगा। और जो आपको याद है हिंदी, मैचिंग कर लो। मूल बिंदु से जाने वाली और समांतर, x अक्ष से आपको सदिश मिल जाएगा, इस सदिश के समांतर रेखा का सदिश समीकरण बोलो। वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस का लेम्डा वेक्टर b, यही होता है सदिश रूप में। अब मेरे प्यारे बच्चों, कार्तीय रूप में देख लो, क्योंकि यहां पर हमसे रेखा का
समीकरण बताया है ज्ञात कीजिए। यही नहीं बोला है कि सदिश रूप में ज्ञात कीजिए कि कार्तीय में, तो दोनों रूप से आपको निकालना है। पिछली कई क्लास में हम बता चुके हैं आपको, जब प्रश्न में ना बताया जाए सदिश रूप में निकालो कि कार्तीय रूप में, तब आपको दोनों रूप में आंसर शीट निकालना है। तो भाई मेरे सदिश रूप में आपने फार्मूला याद किया था, अब कार्तीय रूप में देख लो। अगर हम आपसे ये बात करें समांतर अगर है, तो यही तो आपने याद किया था, ठीक है। ओके, सबसे पहले आपको ये फार्मूला लगाना है। इस फार्मूले में वेक्टर ए वेक्टर बी के मान की जरूरत पड़ेगी, तो पहले वेक्टर ए आपको मान लेना है, वेक्टर बी आपको सदिश बना लेना है। देखो वेक्टर ए कैसे बनेगा, होकर जाता है। याद रखना, जब भी लिखा हो से जाने वाला या जाने वाली या होकर जाता है, तो वो बिंदु वेक्टर ए का सदिश आपको बनाना है। तो मूल बिंदु आपको पता है 0 0 0 बन गया। अब वेक्टर v का सदिश कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे दिया नहीं गया, यहाँ पे केवल इतना दिया गया x अक्ष। तो देखो कैसे मेरे प्यारे बच्चों, x अक्ष पर इकाई सदिश क्या होता है बताइए। इकाई सदिश आई कैप होता है, ये आपको पता है। तो आई कैप होता है, यहाँ से सदिश b बना लो मेरे प्यारे बच्चों, बन जाएगा ना आई कैप। अब दो पद कैसे लिखोगे, जे कैप और के कैप के। x अक्ष पर ये भी आपको पता है कि y बराबर 0 होता है, z बराबर 0 होता है। तो y बराबर 0 है तो इसको दिक् अनुपात बोलेंगे, तो 0 जे कैप लिख लो। z बराबर 0 है, दिक् अनुपात बोलेंगे, 0 के कैप लिख लो। तो पता चल गया, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे, फार्मूला आपको याद ही होगा, प्रश्नावली 11-2 का फार्मूला है। अब हिंदी आपको लिख लेना है, हिंदी जरूर लिखना है, फिर उसके बाद फार्मूला लगाना है। बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाली, बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाली और सदिश वेक्टर v के समांतर रेखा का सदिश रूप में समीकरण, ये है फार्मूले की हिंदी। हिंदी इसलिए लिखवाते हैं क्योंकि अगर हिंदी नहीं याद करोगे तो पता नहीं कर पाओगे कि प्रश्न में फार्मूला कौन सा लगेगा, इसीलिए बोलते हैं हिंदी फार्मूले की याद जरूर कर लेना है। वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b। तो वेक्टर r बराबर वेक्टर a का सदिश 0 i कैप प्लस का 0 j कैप प्लस का 0 k कैप प्लस का, यहाँ पे देख लो लेमडा। अब आपको वेक्टर v का सदिश लिखना है, तो i कैप प्लस का 0 j कैप प्लस का 0 k कैप। अब 0 0 आपको जहाँ जहाँ दिख रहा है हटा दो। वेक्टर r बराबर ये पूरा चला जाएगा, यहाँ पे केवल आएगा लेमडा आई कैप, ये भी हट जाएंगे। तो ये आंसर शीट आ गई है सदिश रूप में, ठीक है ना। अब कार्तीय रूप में निकलवाते हैं, इसको नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। कार्तीय रूप में देख लो, इसको हम रफ कर देते हैं। कार्तीय रूप में आपको x1 y1 और z1 के मान की जरूरत पड़ेगी। देखो x1 y1 z1 जो वेक्टर a आपने सदिश लिया था अभी, उसी से आपको मिल जाएगा मान, ठीक है। ये भी होकर जाता है, x1 y1 z1 मान मिल जाता है। अब आपको a v और c के मान की जरूरत है। कैसे, देखो पहले आपको सदिश लेना है, वही लाइन लिखो जो अभी लिखी थी। x अक्ष पर इकाई सदिश आई कैप होता है, ठीक है ना। दैट इज सदिश आपको बनाना है आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस का 0 के कैप। यहाँ पे क्या लिख लो, सदिश लिख लो।
सदिश का नाम ना लिखो, कोई बात नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों दिक् अनुपात यहाँ से उठा लेना है, क्योंकि दिक् अनुपात के मान की हमें जरूरत है। तो ए बी सी 1 0 0, ठीक है ना। तो x1 y1 और z1 ए बी सी के मान हमें पता चल गए। अब आपको हिंदी लिखना है, लिख लो बिंदु 0,0,0 से होकर जाने वाली सदिश सदिश 1 0 0 से बिंदु इतने से होकर जाने वाली सदिश इतने के समांतर रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण। लगा फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। तो x माइनस का x1 अपान a बराबर y माइनस y1 अपान b बराबर z माइनस z1 अपान c। रख लो मान। तो x माइनस 0 बटा a का मान 1 है, y माइनस 0 बटा b का मान 1 है, b का मान देख लो यहाँ पे 0 है, z माइनस z1 का मान 0 है अपान 0। थोड़ा सरल करके लिख दो, आंसर शीट आ गई। इतना आपको नोट करना है मेरे प्यारे बच्चों। देख लो यहाँ पे x के बट्टे 1 आएगा, y के बट्टे 0 आएगा, z के बट्टे 0 आएगा। उड़ गया इसका गर्दा, नोट कर लो। अब बात करेंगे आपसे प्रश्न नंबर 5 की। देख लो प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या मांगा गया है, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं। देख लो यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है यदि बिंदुओं ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमशः 123, 457, 436 और 292 हैं, तो ए बी और सी डी रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी और सी डी दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो वही अभी जो प्रश्न नंबर आपने 3 हल किया, दिक् अनुपात दे दिए गए थे तो हमको कोण ज्ञात कर लिया था। तो यहाँ पर भी दिक् अनुपात निकाल लो, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की तरह लगा लो। यहाँ पर 3 मेथड बताए थे, लेकिन इसको हम 5वें प्रश्न को एक ही मेथड से करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दिक् अनुपात की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहली रेखा ए बी है, तो यहाँ पे ए डाल लो, यहाँ पे बी डाल लो, इसके दिक् अनुपात निकाल लेंगे। तो बिंदु ए देखो कहाँ पे मिला, ए पहले है तो पहले यहाँ से मिल जाएगा ए का बिंदु 123। अब देखो बाद में बी है तो बाद वाला बी का बिंदु होगा 457। अब आपको क्या करना है, इसके दिक् अनुपात निकाल लेना है। निकाल लो दिक् अनुपात। तो मेरे प्यारे बच्चों बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। बीच वाला बीच वाले के साथ माइनस होगा, लास्ट वाला लास्ट के साथ माइनस होगा। 4 में से 1 गया 3 मिला, 5 में से 2 गया 3 मिला, 7 में 3 गया 4 मिला। तो A1 3 लिख लो, B1 3 लिख लो और C1 4 लिख लो, ठीक है। इसको हमने A1 और इसको B1 इसको C1 मान लिया। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, बाद वाली रेखा देख लो CD, ठीक है ना। तो यहाँ पे C और यहाँ पे D, तो यहाँ पे बिंदु C का लिख लो, यहाँ पे D का। तो बाद वाले जो बिंदु हैं C और D हैं, तो बाद वाले देख लो, ये C है ये D है। तो 436 से आपको लिख लेना है, ठीक है। 436 से लिख लिया। इसके बाद में आपको 292 से यहाँ पे लिखना है। अब आपको दिक् अनुपात निकालना है। यहाँ पे लिख लो दिक् अनुपात, क्योंकि इसी की जरूरत पड़ेगी। बाद वाले में से पहले वाला घटेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, बीच वाला बीच के साथ घटाओ 3 मिला, लास्ट वाला लास्ट के साथ घटाओ तो माइनस का 6 तो प्लस का 6 हो गया। यहाँ पर हमको क्या मिला, 6 मिला। यहाँ पे कितना मिला, 9 में से 3 गया ना, 6 मिला। यहाँ पे 8 मिल गया, ठीक है। अब आपको लिख देना यहाँ पे A2 का मान 6, V2 का मान 6, C2 का मान 8।
अब आपको फार्मूला लगा लेना है कार्तीय रूप से, ठीक है, निकाल लेना है बीच का कोण। इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देख लो, यहाँ पे लिख दो कार्तीय रूप से हम निकालेंगे बीच का कोण। रेखाएं हैं, रेखाएं, तो रेखाओं के लिए यही फार्मूला आपने याद किया था, a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2 अपान में पहले रूट में लिखना है और दूसरे रूट में लिखना है। क्या लिखना है? पहले रूट में a1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, दूसरे रूट में लिखना है a2 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। मान रख लो। तो ठीक है, इसको रफ नहीं करेंगे, अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी मान की। तो ब्रैकेट आपको 6 यूज करना है। चलो 6 यूज करवाते हैं ब्रैकेट। ये 6 ब्रैकेट हैं। पहले आप a1 का मान, v1 का मान और c1 का मान रख लो। बाद में आपको a2 का मान 6, b2 का मान 6 और c2 का मान 8 रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब अपान में आपको क्या करना है? स्क्वायर लिखना है। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे मापांक लगा लो, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लो इस मापांक को। रूट में कैसे लिखना है? आगे वाले देख रहे हैं 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे आगे b1 का मान है ना 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे c1 का मान 16। अब यहाँ पे देख लो बाद वाले 6 का स्क्वायर 36 प्लस b2 का स्क्वायर मतलब ये 6 मिल जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस c2 का स्क्वायर मतलब बाद में c2 है तो c2 यहाँ पे मिलेगा 64 मिल जाएगा। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो अंश में कितना मिलेगा। यहाँ से 18 मिल गया, यहाँ पे 18 मिल गया, यहाँ पे कितना मिल गया बताओ? 32। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताओ, अगर हम जोड़ेंगे 16 9 25, 25 में से चलो जोड़ लो, पहले 34 हो गया। अब यहाँ पे जोड़ लो। पहले हम रूट में लिखेंगे, बाद में निकालेंगे रूट से बाहर। अगर निकलता तो निकालेंगे, नहीं निकलता तो नहीं निकालेंगे। यहाँ पे जोड़ लो 4 6 10, 10 6 16, 1 हासिल मिल गया। 6 3 9, 9 और 1 10 और 3 13, 136 मिल गया। अब निकालो 34 को बाहर, निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमको जोड़ा नहीं मिला। 136 देख लो, 2 8 16, पहले 2 छंग 12 कर लो। ठीक है, 2 8 16, 2 3 6, 2 चाकू 8, 34 लिखना है। यहाँ पे तो मिल गया, 2 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ पे जोड़ लो अंश में। मेरे प्यारे बच्चों देख लो, 2 8 10 हुआ, 10 8 18 मिल गया, 1 हासिल मिल गया। 3 और 1 4 और 1 5, 1 हासिल 6। अपान में 34 रूट में और यहाँ पे 2 बाहर निकालो, रूट में 34 आपको लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो रूट 34 इंटू करेंगे तो हट जाएगा 2 गुणे 34। अगर हम गुणा करें 2 का 34 में तो 68 मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं अभी। और आपको यहाँ पे हल करना है। मेरे प्यारे बच्चों देख लो, यहाँ पे cos थीटा के बराबर आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर हमको 68 बट्टे गुणा कर लो, 2 चाकू 8, 2 3 6, ये कट गया। cos थीटा बराबर कितना आ गया? मापांक में 1। अब हटा दो, मापांक में 1 आ गया ना, हटा दो, क्योंकि मापांक के अंदर जब तक सरलतम रूप नहीं आ जाता है तब तक हम मापांक नहीं हटाते हैं। सरलतम रूप मिल गया तो हटा लो। अब यहाँ पर देख लो cos थीटा, ये cos कितने का मान होता है बताइए? 0 अंश का मान होता है। ठीक है ना, थीटा बराबर क्या मिल गया? 0 अंश। नोट कर लो। अब बात करेंगे हम आपसे प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में देख लो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। पहले यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 बोला है, यदि रेखाएं पहली और दूसरी परस्पर लंब हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण मिल गए, तो परस्पर लंब के लिए आपको क्या करना है? एक फार्मूला मीन्स एक शर्त आपने याद की थी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ठीक है ना, इसी को आपको लगाना है और बराबर 0 लेके चलना है, दोनों तरफ आपको लिखना है, तभी के का मान निकलेगा। सबसे पहले आपको
यहाँ पे लिख लेना है रेखाओं के कार्तीय रूप में, रेखाओं के कार्तीय रूप में समीकरण। सबसे पहले आपको इतना लिख लेना है। अब लिख लो 1 बाई 1 पद। तो पहला पद है x माइनस 1 अपॉन माइनस का 3 y माइनस का 2 बटा 2k, y माइनस 2 अपॉन 2k और बराबर में z माइनस का 3 अपॉन 2। अब दूसरी देख लो x माइनस 1 अपॉन 3k और बीच वाला देख लो y माइनस 1 अपॉन 1 z माइनस 6 बट्टे माइनस 5। तो देख लो यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान की जरूरत है बराबर के मेरी तरफ। तो ठीक है, यहाँ पे दिक अनुपात देख लो a1 का मान, v1 का मान और c1 का मान लिख लो। अब दूसरी वाली से रेखा से a2 का मान लिख लो और v2 का मान लिख लो और c2 का मान लिख लो। तो यहाँ पे नीचे देखो ये दिक अनुपात आपको लिख लेना है -3 फिर 2k, यहाँ पे 2, यहाँ पे देख लो 3k, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे -5 मिलेगा। अब आपको यहाँ पे लिख देना है यदि रेखाएं परस्पर लंब हैं या फिर लंबवत हैं तब यहाँ पे विराम नहीं लगेगा। चलो भाई यही आपको फार्मूला लगा लेना है a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब हमें 6 ब्रैकेट ले लेना है 2 4 6, ठीक है। अब मान रख लो a1 a2 यहाँ पे देख लो माइनस का 3 मिला, फिर 3k मिल गया, 2k मिल गया और फिर 1 मिल गया। यहाँ पे देखो 2 मिल गया -5 मिल गया, हल करो माइनस का 9k मिला, यहाँ से 2k मिला, -10 मिला। 10 को उस तरफ लेके जाओ और इसको घटा लो, इसको हम रफ कर देते हैं। इतना आपको नोट कर लेना है, थोड़ा साइड से हो जाते हैं, उड़ाते हैं इसका गर्दा। चलो मेरे प्यारे बच्चों देख लो यहाँ पे घटा लो, 9 में से 2 जाएंगे माइनस का 7k मिल जाएगा, ठीक है। बराबर में आपको 10 लिख देना है। तो बराबर में 10 लिखोगे तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब k का मान 10 बटे माइनस का 7, माइनस अंश में आपको कर लेना है, माइनस जो है अंश में दे देना है। तो 10 बटा 7 आया है निगेटिव का, नोट कर लो k का मान निकल आया। अब इसको हम रफ कर देते हैं। प्रश्न 7 की बात करेंगे, लास्ट प्रश्न है, देख लो थोड़ा समझ लेना है। प्रश्न नंबर 7, तो यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं। क्या बोला गया यहाँ पे, एक बिंदु दिया गया 123 से जाने वाली तथा तल यहाँ पे लिखा है। हमने आपको बताया पिछली कई क्लासों में कि तल का मतलब यही होता है समतल का समीकरण दिया गया है। देख लो कार्तीय रूप में नहीं है, सदिश रूप में है, ठीक है। आगे लिखा है लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन सदिश समीकरण। अब आपको देखना है यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर अगर 4 की बात करें, मूल बिंदु से जाने वाले और समांतर था, तो समांतर में फार्मूला लगता है। अगर हम सदिश रूप की बात करें, क्योंकि हमसे सदिश रूप में ही समीकरण मांगा गया है, तो देख लो सदिश रूप मेरे प्यारे बच्चों लैम्डा वेक्टर बी, ये फार्मूला लगेगा। वेक्टर ए यहाँ से मिल जाएगा, वेक्टर बी इस समतल से मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे लंबवत लिखा है, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, लिख लेना है कहीं ना कहीं नोट में। मेरे प्यारे बच्चों रेखा का समीकरण आपको निकालना है, रेखा का समीकरण आपको निकालना है, ठीक है ना। अगर समतल का समीकरण मिल जाए, देखते रहना, मिल जाए, तब समतल के किताबों में नहीं लिखा मिलेगा जो यहाँ पे लिख रहे हैं। रेखा का समीकरण आपको निकालना है,
ठीक है, अगर समतल का समीकरण मिल जाए तब समतल के समीकरण से समतल के समीकरण से सदिश का यूज रेखा में कर रहे हो तब लंब का क्या हो जाता है, समांतर, और समांतर का क्या हो जाता है, लंब। ये जरूर आपको देख लेना है। मौखिक बता देते हैं, अगर आपको समतल का समीकरण दिया जाए तो समतल के समीकरण में एक सदिश आपको मिलेगा, अगर वो सदिश आप रेखा में यूज कर रहे हो तो लंब का क्या बन जाता है, समांतर। देख लो, समांतर का क्या बन जाता है, लंब। तो अगर लंब यहाँ पे दिया गया है और इस सदिश का यूज करेंगे हम रेखा का समीकरण में जब निकालेंगे तो लंब का क्या बन जाएगा, समांतर। जब समांतर बन जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला जो प्रश्न नंबर 4 में लगाया वही यहाँ पे लगेगा। अब आपने समझ लिया है, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। ये नोट है, बहुत लंबा नोट है, लेकिन समझना आपको पड़ेगा, क्योंकि समझोगे नहीं गणित में 100 में 100 नहीं ला सकते हो। तो समझना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। हम आपको 1 बाय 1 प्रश्न में 1 बाय 1 उदाहरण में समझाते रहेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो यहाँ पर आपको वेक्टर ए वेक्टर वी के मान की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको मान लेना है वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है ना। वेक्टर अगर ए की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वेक्टर ए कैसे मिलेगा, होकर जाता है। क्या लिखा मिलेगा हिंदी में, होकर जाता है या फिर होकर जाती है या गुजरती है। तो वेक्टर ए वहां से मिल जाएगा। तो बिंदु से जाने वाली लिखा है, जाने वाली। तो 123 से आपको सदिश बना लेना है। तो वेक्टर ए का सदिश आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद में वेक्टर वी यहाँ से उठा लो 125 से। दिक् अनुपात क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, वेक्टर वी बराबर क्या है 125, ठीक है। हमें 9 भी दिख रहा है यहाँ पे, इस 9 की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सदिश की जरूरत पड़ेगी रेखा के फार्मूले में, ठीक है। अब इसके बाद में आपको हिंदी लिखना है फार्मूले की, जो प्रश्न नंबर 4 में आपने लिखी थी वही आपको लिखना है। चलो भाई लिखवाते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, बिंदु वेक्टर ए से होकर जाने वाली, और यहाँ पे लिख लो, और सदिश वेक्टर v के समांतर। शॉर्ट में समांतर को ऐसे लिख लेना है, रेखा का सदिश रूप में समीकरण। क्या लिखना है यहाँ पे, सदिश रूप में समीकरण। ये फार्मूले की हिंदी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस का लैम्डा वेक्टर v। चलो मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर r बराबर 123 से आपको सदिश लिख लेना है, प्लस का लैम्डा, फिर आपको वेक्टर v का सदिश लिख लेना है, 125 से आपको सदिश लिखना है, ठीक है। ये आंसर शीट आ गई। चाहो तो डायरेक्ट भी बता सकते थे, प्रश्न को देख के 123 से सदिश बन गया, ठीक है। फिर लैम्डा के बाद में 125 से सदिश लिख लिया, और ऐसे लगाना है। आंसर शीट आ गई है सदिश रूप में, और यही हमसे कहा गया है रेखा का सदिश रूप में समीकरण ज्ञात करो। तो प्रश्न 1 से लेकर 7 तक हमने कंप्लीट करवा लिए विविध प्रश्नावली के, और लाएंगे इसके आगे के प्रश्न अगली क्लास में। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।